सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो पाठ दिया गया है, 8वां पाठ है स्वराज की नींव। स्वराज की नींव जो पाठ है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया पाठ है। स्वराज की नींव पाठ में विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी देशभक्ति, देश के प्रति उनकी जो रुचि है, उनकी जो लगन है, इसे प्रस्तुत करते हुए उन्होंने पाठ का रचना किया है। इस पाठ में उन्होंने अपनी जो बातें हैं, उनकी मनमानी देश के प्रति जो भक्ति भावनाएं हैं, इस पर प्रस्तुत करते हुए दिया गया पाठ है। हर पाठ हम इस तरह से पढ़ रहे थे। कैसे? पहला पाठ में जो दिया गया है उन्मुखीकरण, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद विधा विशेष, उसके बाद कवि परिचय या लेखक परिचय, उसके बाद विषय प्रवेश, पाठ, भाषा की बात। इस तरह इन मुद्दों को लेकर हम चल रहे थे। आज उसी तरह स्वराज की नींव जो पाठ है, उसी तरह हम देखेंगे, जिसके द्वारा रचित पाठ है ये विष्णु प्रभाकर जी का द्वारा रचित पाठ है। पहला हम पाठ में दिया गया उन्मुखीकरण देखेंगे। उन्मुखीकरण, शासक का ये दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। विपत्ति की हालत में धैर्य और समयस्फूर्ति से काम लेना चाहिए। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निस्संदेह वो आदर्श शासक कहलाता है। इस तरह यहाँ उन्मुखीकरण में एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में एक अच्छा शासक कैसे होता है, उनके गुण क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है। पहला एक छोटा सा गद्य दिया गया है, उसके नीचे 3 प्रश्न पूछा गया है। ये उन्मुखीकरण में इस तरह से देने का मतलब है, मैंने पहले भी बता दिया था, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो होता है, हमें आने वाली परीक्षा में एक गद्यांश के रूप में एक पैसेज दिया जाता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो गद्यांश को समझकर उन प्रश्नों का उत्तर हम लिखना पड़ता है। तो उसे उसकी वहाँ पर अपनी जो कौशल है बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता जो है बढ़ाने के लिए इस तरह हर पाठ के अंतर्गत दिया गया है। क्या दिया गया है देखेंगे अब। शासक का ये दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। कैसे होना चाहिए शासक? रूलर कैसे होना चाहिए? उस सबको बराबर देखना चाहिए, यानी छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक सभी को समान दृष्टि से देखना पड़ता है, देखना चाहिए। कौन? शासक। विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। विपत्ति यानी कष्ट, जब कष्ट समय आता है उस समय हम धैर्य से और समय स्फूर्ति से काम लेनी चाहिए। धैर्य से रहना और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। कब? विपत्ति के समय। उसके बाद उन्होंने यहाँ बताया गया है, कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो गरीब, सभी को कानून समान होना चाहिए, समान रूप से सभी को देखना चाहिए। कानून की जो लागू है तो सभी को समान है, इस तरह यहाँ पर बताया गया है। वो जो नियम है सभी के लिए समान है। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निस्संदेह वो आदर्श शासक कहलाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है? जो शासक जो होता है वो अधिकार में क्षमा का गुण रखना चाहिए। इस ऐसे विचार रखने वाले, ऐसे गुण रखने वाले शासक को हम आदर्श शासक कहलाते हैं। इस तरह ये गद्यांश दी गई है। प्रश्न, पहला प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, शासक को विपत्ति की हालत में कैसे काम लेना चाहिए। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था बेटा? शासक को विपत्ति के हाल में, विपत्ति यानी कष्ट के समय कैसे काम लेना चाहिए, इस तरह से प्रश्न था कि उसका उत्तर होगा तो धैर्य और समय स्फूर्ति। तो ये 2 शब्द ही नहीं लिखना चाहिए, पूरा वाक्य का निर्माण करते हुए लिखना चाहिए। शासक को विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए।
दूसरा प्रश्न, आपकी नज़र में आदर्श शासक के लक्षण क्या हो सकता है? यहां पर क्या पूछा गया है? आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में जो आदर्श शासक को किसे कहला सकते हैं? मतलब इस तरह से प्रश्न पूछा है, किसे कहला सकते हैं? जो अधिकार में क्षमा का गुण जो रखता है और विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से जो रहता है। और एक बात है, सभी को समान रूप से जो देखता है, कानून के जो नियम हैं सभी के लिए समान है, ऐसा कौन विचार करता है, वे आदर्श शासक कहलाता है। तो आदर्श शासक कहने का मतलब क्या है? जो कानून के नियम सभी के लिए समान और सभी को समान दृष्टि से देखना। यहाँ पर बताया गया है विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से जो रहता है वे आदर्श शासक कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। दूसरा यानी तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? सुव्यवस्थित शासन के गुण क्या हो सकते हैं? मतलब जो अच्छा व्यवस्थित, उन कानून के जो नियम होते हैं उन्हें सभी के लिए समान दृष्टि से लागू करना और उसके साथ ही साथ उन्होंने अधिकार में क्षमा का गुण रखना और सभी को समान दृष्टि से देखना, ये सुव्यवस्थित शासन के गुण हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है। जो स्वराज के लिए जो पाठ है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों दिया गया है 10वीं कक्षा के अंतर्गत? पाठ देने का मतलब क्या है? उद्देश्य छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना। ये जो पाठ है बेटा ये एकांकी है। एकांकी मतलब क्या होता है? एक अंक वाला, एक अंक वाला एकांकी। इसका परिचय कराना। एक किसके अंतर्गत आएगा? गद्यांश के अंतर्गत आएगा। गद्यांश के अंतर्गत जो पाठ दिया गया है स्वराज की नींव वो एकांकी पाठ है। एकांकी की भाषा व रचना शैली से परिचित कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एकांकी जो पाठ है इसका भाषा शैली जो होता है और उसके साथ ही साथ रचना जो होती है ये हमने परिचित कराने के लिए पाठ दिया गया है। एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य है। पाठ का उद्देश्य दो ही मुद्दे हैं। एक जो है एकांकी जो भाषा शैली होती है उसे सिखाना, उसे परिचय कराना। दूसरा क्या है? हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करना। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। सभी अपने देश के लिए लड़ना है, सभी अपने देश के लिए तनमर निचोवर करना है। तो ये उद्देश्य के लिए ही यह पाठ दिया गया है। अब देखेंगे दूसरा मुद्दा, विधा विशेष। क्यों ये कैसा पाठ है अभी हम देखे हैं। इस पाठ की विधा एकांकी है। इस पाठ की विधा क्या है बेटा? एकांकी है, एक अंक वाला। ये गद्यांश के अंतर्गत आने वाला एक अंश है एकांकी। एकांकी साहित्य की विधा वो विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। यानी ये गद्यांश के अंतर्गत आएगा और ये अभिनय के अंतर्गत आएगा। अभिनय यानी एक्टिंग के अंतर्गत आएगा। जिस तरह से हम मंच पर चढ़ते हैं, हम अपने जो भावना है, अपनी जो यानी अपनी मन की जो विचार है उसे प्रकट करने के लिए हम मंच पर चढ़कर हम बातें करते रहते हैं, उसके साथ साथ हम अभिनय करते हैं, उसे हम कहते हैं नाटक कहते हैं। तो ये एकांकी एक तरह की नाटक ही है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। ये एक अंक वाला नाटक है। क्या है बेटा? ये नाटक है। देखो ये नाटक के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये नटना से संबंधित या अभिनय से संबंधित पाठ है। ओके, ये पाठ का विधा विशेषता। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, स्वराज की नींव पाठ कैसे विधा पाठ है? ये एकांकी है। कैसा पाठ है बेटा? ये एकांकी है, एक अंक वाला।
नाटक में। अब देखेंगे हम लेखक परिचय। इस पाठ में दिया गया लेखक परिचय है। कौन है लेखक? पहले ही मैंने बता दिया था, इस पाठ का लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। कौन था बेटा? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ है? 1912 में इनका जन्म हुआ है। वे आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। इनका जन्म 1912 में हुआ है और इन्होंने आदर्श प्रिय व्यक्ति, आदर्शन पर चलने वाला, सन्मार्ग पर चलने वाला, अच्छे मार्ग पर चलने वाला, इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। देखिए ये किसका परंपरा लेकर चलता है? मैंने बता दिया था जब ईदगाह पाठ समझाते समय, जो प्रेमचंद जी है वो प्रेमचंद जी उन्होंने यथार्थ घटनाओं को लेकर, मतलब वास्तव में जो घटना घट रही है उन्हें लेकर उन्होंने अपने रचनाओं को रचना किया था। उसी की तरह, मतलब उन्हीं की तरह उन्हीं के आदर्शों को लेकर चलने वाला व्यक्ति है विष्णु प्रभाकर जी। उन्हीं के आदर्शों पर, मतलब आदर्शों पर और यथार्थवादी के जो रूप था उनका, उन्हें लेकर चलने वाला विष्णु प्रभाकर जी था। आवारा मसीहा नामक रचना के लिए इन्हें स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दी गई है आवारा मसीहा एक रचना है, उस पर उन्हें स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुई थी। आवारा मसीहा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। इनका देहांत 2009 में हुआ है। देखिए ये जो यहाँ पर जो व्यक्ति के बारे में दी गई है वो व्यक्ति 2009 में उनकी देहांत हुई है। भारत सरकार उन्हें कौन सी भूषण, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये साहित्य में दी जाती है, तो यहाँ पर दी गई है पद्म भूषण, भारत सरकार ने उन्हें दिया था। इनका देहांत जो है 2009 में हुआ। इस तरह पाठ के अंतर्गत दिया गया है। मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा विष्णु प्रभाकर के जो परिचय, जीवन परिचय। इनका जन्म कब हुआ बेटा? 1912 में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म जो है 1912 में हुआ है। इनकी जो प्रसिद्ध जो रचना है वो आवारा मसीहा है। क्या है? आवारा मसीहा। इस तरह उनकी प्रसिद्ध रचना यहाँ पर दिया गया है, आवारा मसीहा। ये आवारा मसीहा नामक जो रचना है, इनके लिए भारत सरकार ने कौन सी भूषण, यानी कौन सी सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से भारत सरकार ने पद्म भूषण से भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया गया है। हमारे भारत देश इन्हें दिया गया था। भारत देश इन्हें सम्मान किया था कौन सी पुरस्कार से? पद्म भूषण से। इसी के साथ साथ स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुई थी। कौन सा बेटा? स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार। स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार जो सम्मान है इन्हें प्राप्त हुआ था। एक जो है पद्म भूषण, दूसरा जो है स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुई थी। किन्हें? विष्णु प्रभाकर जी को। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म जो है 1912 में इनका जन्म हुआ है। उनकी मृत्यु जो है, मृत्यु यानी निधन जो है 2009 में हुआ है। कब हुआ इनका? 2009 में हुआ है। उनका जीवन परिचय इस तरह से दिया गया है। जीवन काल 1912 से लेकर 2009 तक है इनका जीवन काल। और इन्होंने आवारा मसीहा नामक एक रचना
किया था, उसके लिए उन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार और उसके साथ ही साथ अपना भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। ये था हमारे 10वीं कक्षा के अंतर्गत 8वां पाठ जो दी गई है। यहाँ पर स्वराज की नींव जो पाठ है उस पाठ का लेखक परिचय ये था। ओके बेटा, अब हम प्रवेश करेंगे विषय प्रवेश में। विषय प्रवेश। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह प्रमुख कवयित्री लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। उन्होंने उनकी वीरता को प्रकट करती हुई इस तरह वो लिखी है वाक्य, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में और उनकी वीरता के बारे में यहाँ पर बताई गई थी। तो कौन बताई थी? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी। यहाँ पर अपने विषय प्रवेश में दी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता का प्रकट करती है। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि नारी अबला नहीं सबला है। लक्ष्मीबाई ने सच अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। नारी अबला नहीं सबला है। अबला मतलब जिसके पास सशक्त नहीं है, जो साधारण स्त्री है। सबला मतलब जिसके पास सशक्त है, वो वीर नारी है, वीरांगना है। ऐसे नारियों को वीरांगनाएं कहते हैं। ऐसे शक्ति रखने वाली लक्ष्मीबाई जी के बारे में बताई गई है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये पाठ भी किन के बारे में है? लक्ष्मीबाई जी के बारे में। लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। नींव मतलब यानी बुनियाद, जो फाउंडेशन। एक घर का निर्माण करने के लिए पहला हम बुनियाद को अच्छी तरह से, ठीक तरह से बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पर स्वराज प्राप्त कराने के लिए भारत देश को एक बुनियाद रखी थी, एक नींव रखी थी। कौन? लक्ष्मीबाई। उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्मपरायणता बताई जा रही है। जो उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो कर्तव्य है, क्योंकि इस देश में उन्होंने जन्म लिया है। किस देश में? भारत देश में उन्होंने जन्म लिया है। तो भारत देश के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। हम भी भारत देश में जन्म लिए हैं। हमारे भारत के निर्माण में अपना तन मन निचोड़ करने के लिए भी, त्याग करने के लिए भी हम तैयार रहना चाहिए। इस तरह उद्देश्य जो ये पाठ से हमें मिलता है, इस तरह हमें एक तरह की मोटिव, जो प्रेरणा हमें जिस पाठ से मिलता है, उसी तरह यहाँ पर बताया गया है लक्ष्मीबाई ने अपना तन मन देश के लिए रखी थी, अर्पण की थी। यहाँ पर बताया जा रहा है इस पाठ में लक्ष्मीबाई की वीरता। चलो बच्चों, आज हम देखेंगे नाटक के साथ साथ इस नाटक में जो पात्र हैं, उनके जो विचार हैं, ये सुनते ही और पढ़ते ही हमारे मन में भी ऐसे विचार, ऐसे उद्देश्य रखने की प्रयास करेंगे। देश के प्रति भक्ति भावना रखने की प्रयास हम करेंगे। चलिए पाठ में हम प्रवेश करते हैं। ये तो नाटक है, मैंने पहले ही बताया था, एकांकी है। एकांकी मतलब होता है नाटक से संबंधित है। नाटक यानी अभिनय करना पड़ता है। तो अभिनय करने के लिए कौन होना पड़ता है? पात्र होना पड़ता है। नहीं, सही है ना? तो यहाँ पर कुछ पात्र दी गई है। कौन कौन से पात्र यहाँ पर दी गई है हम देखेंगे। पहला, ये जो पाठ है, इसकी जो वनिता है, वीर वनिता, किन के बारे में पढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो है लक्ष्मीबाई जी। दूसरा, उनकी सखी है जूही। उसके बाद मुंदर, रघुनाथ राव और तात्या। इस तरह यहाँ पर तो 5 पात्र दी गई है पाठ के अंतर्गत।
रंगमंच पर युद्ध भूमि की दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है, दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में। इस तरह एक छोटा सा गद्य दी गई है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि रंगमंच मतलब स्टेज जो होता है, नाटक है। नाटक में हमेशा क्या होता है, स्टेज होता है। स्टेज के सामने हम बैठे हुए रहते हैं, हम नाटक को देखते रहते हैं। तो नाटक में पात्र जब प्रवेश होता है कैसे होता है, उसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है रंगमंच जो होता है उस पर प्रवेश करे थे। कौन कौन प्रवेश करे थे? लक्ष्मीबाई जी और उनके सखी जो है जूही, दोनों रंगमंच में प्रवेश करे थे। जब मंच पर ये दोनों आए थे, वे लोग कैसे थे? वे लोग लाल कुर्ती में थे। ये जो महारानी है फिर भी लाल कुर्ती क्यों पहनी है? ये जो होता है ना, युद्ध के समय लोग उनकी वेशभूषा बदल लेते हैं, ये राजा हो या सैनिक हो। हम बहुत फिल्मों में देखे हैं, सही है ना। तो युद्ध जाने से पहले वो लोग अपनी वेशभूषा, अपनी आभूषण निकालते हैं और दूसरी जो युद्ध करने की आसान जो कपड़े होते हैं वे पहनते हैं। यहाँ पर भी लाल कुर्ती में कौन कौन है? लक्ष्मीबाई जी और जूही दोनों प्रवेश करे थे मंच पर। कैसे थे दोनों? उत्तेजित, यानी दोनों में इस तरह से दिखाई दे रहा है तो या कोई घटना घटी है वहाँ पर, तो उससे वो निराश है। अभी इसके अंदर जो क्रोध भावना है वो प्रकट करती हुई अपने चेहरे पर उन्होंने मंच पर आ गई है उत्तेजित अवस्था में। इस तरह एक गद्य यहाँ पर दी गई है। आते ही लक्ष्मीबाई की जो पात्र है वो बोलना शुरू करी है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गई जूही। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? देखिए ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछ रही है गुस्से में, उत्तेजित अवस्था में। किनसे? जूही से पूछ रही है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया है जूही। मेरे आंखों के सामने जो कालपी था, ग्वालियर था, ऐसे बड़े बड़े जो किले थे वो पूरे किन के अधीन में चले गए? अंग्रेजों के अधीन में, हम गोरे भी कहते हैं, उनके अधीन में चले गए हैं। ऐसे उत्तेजित अवस्था में वो बोल रही है। और क्या बोली है देखेंगे, स्वराज को आते हुए देखती हूं, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। तो यहाँ पर उनके कष्ट जो है, उनकी जो भावना यहाँ पर देश के लिए उन्होंने जो लड़ रही हैं, बीच बीच में उनके सामने जो समस्या आ रही है, उत्पन्न हो रही है, उनके बारे में बताते हुए ये वाक्य उन्होंने प्रयोग की थी। क्या बताया थी? स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। तो उनके सामने उनके विचार में इस तरह से विचार होता है, वह स्वराज मिल गया है, यानी हमारा देश को आज़ादी प्राप्त हुई है, ऐसा विचार उनके मन में आता है। उसी क्षण में उनके सामने हिमालय जैसा एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है, यानी उतना बड़ा कष्ट, विपत्ति उनके सामने आ जाती है। उसे पार करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें तपेड़े मारने लगती हैं। जब ये यानी हिमालय को पार करती है, यानी उस विपत्ति से बाहर आती है, उस विपत्ति को सुलझाती है, बाहर आती है, निकलती है, तो उनके सामने और एक समस्या कैसी है? समुद्र की जो लहरें हैं, डरावनी लहरें। अगर समुद्र में इस तरह बड़े लहर आए तो हम उसमें डूबकर मर जाते हैं, खींचकर अंदर ले जाती है, यानी हमारी मृत्यु हो सकती है।
यहां पर कहने का मतलब क्या है, जो ऐसी विपत्ति है, जो ऐसा कष्ट उनके सामने आ गई है, एक बड़ा समुंदर की जो लहर होता है, डरावनी लहर, उनके सामने आ गया और तपेड़ मारने लगा है। उस समय क्या बताया उन्होंने, उनसे जूझती हूं तो नाविक सो जाते हैं। जब ये डरावनी लहरें आते हैं, जब नाव को डुबाने के लिए आते हैं, उस समय क्या करती है, उससे जूझती है, मतलब उससे दूर होती है, मतलब उसे उस समस्या का हाल ढूंढती है। उस समय उनकी जो नाव की जो नाविक है वो सो जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये अकेली है, ऐसी भावना उनके मन के अंदर आ रही है। मैं हर एक समस्या मैं ही सुलझा रही हूं। एक समस्या से जब बाहर निकलती हूं तो दूसरी समस्या मेरे सामने आ जाती है। वो साधारण समस्याएं नहीं है। इस तरह यहां पर बताया जा रहा है। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। देखो जूही, उधर देखो, उस तरफ देखो। क्या बताया जा रही है यहां पर, कैसे लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं, आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है। देखो उस तरफ देखो, कैसे धूल उठ रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है धरती, प्रलय की भूमिका दिखाई दे रही है, प्रलय होने वाली है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसा विचार उन्होंने प्रकट कर रही है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। यहां पर वो बताया जा रही है कि राव साहब के बारे में बताया जा रही है। वो राव साहब कौन है, एक किले के जो नवाब है, बादशाह है। तो उन्होंने क्या कर रहा है, इनकी सहायता करने के बजाय वो ऐशो आराम कर रहा है। इनके विचार ऐसा है, मतलब यानी उन्होंने देशभक्ति को प्रकट करने का समय में वो ऐशो आराम कर रहा है। ऐसा करना ठीक नहीं है। ये उत्तेजित अवस्था में ये बोल रही है, देखो उन्होंने क्या कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया था, जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। यानी जब उन्होंने ये बताई थी तो जूही उनकी जो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गई और मुंह खोलने के लिए गई है। फिर महारानी लक्ष्मीबाई जी ने उत्तेजित अवस्था में फिर शुरू करी है, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी नहीं दूंगी। मैंने प्रण लिया है, प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। मैं मेरा प्राण दूंगी मगर झांसी नहीं दूंगी। इस तरह से वो बताई थी। कौन बताई थी, झांसी लक्ष्मीबाई जी बताई थी। वो प्रण खाई थी, वो प्रतिज्ञा की थी। तो ये बात दोहरा रही है किन के सामने, मतलब वो दोबारा बता रही है जूही के सामने, मैंने प्रण लिया है, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं मेरा प्राण दूंगी मगर मैं झांसी कभी नहीं दूंगी, झांसी अभी भी मेरे हाथ में है। इस तरह वो बता रही थी। उस समय जूही उन प्रश्नों का उत्तर में, जवाब में, कौन कहता है आप अकेली है महारानी। लक्ष्मीबाई कह रही थी मैं अकेली हूं, मगर जूही कह रहे थे कौन कहता है आप अकेली है, हम आपके साथ हैं। आप तो गीता पढ़ती है, फिर क्या निराशा, कैसी ये निराशा जो है क्यों करना चाहिए, मैं अकेली हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, ऐसा विचार क्यों करना है। अब तो भगवद गीता पढ़ती है। सामने वाले कितने भी हो, हम युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए।
अगर युद्ध करना है तो डरना नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। इस तरह उन्होंने प्रेरित करते हुए उन्हें, यानी इस तरह मोटिव करते हुए उन्हें धैर्य देती हुई ये बता रही थी जूही लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। फिर एक बार उनके, यानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई जी ने और एक बात उनके सामने रखी है। क्या रखी है? तुमने उस दिन जो बाबा गंगादास जी ने जो बताया था, क्या बताया था? जब तक हमारे समाज में छूअछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। देखिए, ये जो बात है किन के द्वारा बताई गई है? बाबा गंगादास जी के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर क्या बताई गई है, उन्होंने क्या बताने के लिए तैयार थे? तो यहाँ पर बताया जा रहा था, जब तक हमारे देश में अमीर हो गरीब, छूत अछूत, मतलब यहाँ पर जो अनटचबिलिटी है, अस्पृश्यता है, ऊंच नीच, जो रिच और पुअर, जो भेदभाव है, कब तक ये नहीं मिट जाता है? जब तक हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब ये दूर हो जाएगा, स्वराज हमें मिल सकता है। इस तरह कौन बताया था? बाबा गंगादास जी ने। वह मिल सकता है कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। वो कैसे मिल सकता है? सेवा करने से, तपस्या करने से, बलिदान से। सेवा मतलब होता है देश की जो सेवा होती है, तपस्या मतलब होता है यहाँ पर तो स्वराज प्राप्त हुए तक हमारी जो प्राण जाए फिर भी हम लड़ते रहना चाहिए, ये तपस्या होती है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया था बलिदान से। बलिदान मतलब होता है अपने प्राण को निछोवर करना है, त्याग करना है, सैक्रिफाइस करना है। किसके लिए? देश के लिए। ऊंच नीच का भाव, भेदभाव छोड़ना है, जो अस्पृश्यता, छूअछूत जो भावना है उसे छोड़ना है, और विलास प्रियता को छोड़ना है। पाठ का अनुसार। ओके बेटा, तो ये जब करते हैं आदमी तो बराबर हमें स्वराज प्राप्त हो सकती है। इस तरह से लक्ष्मीबाई जी जूही से कह रही है। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। देखिए कितना अच्छी बात बताई यहाँ। कौन बताया था? बाबा गंगादास जी। क्या कहा था उन्होंने? तो स्वराज को अगर हमसे प्राप्त नहीं हुई है, देश को आज़ादी हमसे प्राप्त नहीं हुई है देश को, तो नींव का पत्थर बनना चाहिए। यानी कोई भी कार्य करने के लिए पहला एक कदम ढालना पड़ता है, एक कदम उठाना पड़ता है, वो हम उठाएंगे। स्वराज प्राप्ति के लिए हम तैयार हो जाएंगे, हम नींव का पत्थर बनेंगे। यानी एक बड़ा सा घर निर्माण के लिए पहला बुनियाद को अच्छी तरह से हम बनाते हैं। उस तरह यहाँ पर वही बताया जा रहा है, स्वराज की प्राप्ति के लिए हम नींव का पत्थर बनना ज़रूरी है। इस तरह बाबा गंगादास जी बताया था, कहकर जूही लक्ष्मीबाई जी से कह रही है, स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, ये सफलता हो या असफलता हो, किन के हाथ में है? दैव के हाथ में, भगवान के हाथ में है। अगर हो सके तो हमें सफलता प्राप्त होकर देश को आज़ादी मिल सकती है। अगर असफल हुए हम मर जाएंगे, देश के लिए अपना प्राण निछोवर करेंगे। इस तरह उन्होंने बताया। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है?
नींव के पत्थर बनने से हम कौन रोक सकता है, वो हमारा अधिकार है। इस तरह उन्होंने बताया था। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ।